नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों। मैं भैराराम बेनीवाल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, श्री परशुराम मदेरणा राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हिंदी साहित्य से संबंधित होती है उनमें वो पूछा जाता है प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित। साथ में स्नातक जैना व्यास विश्वविद्यालय के अधीन यदि आप कर रहे हैं या किसी भी विश्वविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, मैं जैसे जैना व्यास विश्वविद्यालय की बात करूं तो यहाँ स्नातक अंतिम वर्ष अर्थात बीए फाइनल ईयर 3rd ईयर में ये काव्य शास्त्र के टॉपिक छंद कोर्स में है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है काव्य छंद। अभी जो आरपीएससी द्वारा कॉलेज व्याख्याता सहायक प्रोफेसर भर्ती निकली है, इसमें भी काव्य छंद कोर्स में है। स्कूल व्याख्याता भर्ती आती है, उसमें भी काव्य छंद कोर्स में रहते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, उसमें भी काव्य छंद रहते हैं। तो हिंदी की जो भी परीक्षाएं हिंदी साहित्य से संबंधित होती है उसमें काव्य छंद कोर्स में होते हैं। और कक्षा 12 एमए और स्नातक यहाँ पर भी काव्य छंद कोर्स में रहता है। तो जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, स्नातक या स्नातकोत्तर 12वीं में हिंदी साहित्य में अध्ययनरत है, उनके लिए ये क्लास उपयोगी है। तो देखिए साथियों, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। हाँ, तो साथियों, काव्य छंद के बारे में 1 घंटे और 37 मिनट का एक वीडियो हमने पूरा पहले पढ़ा था। उसमें काव्य छंद की परिभाषा, काव्य छंद के जो संगठक तत्व है वो, छंद के प्रकार, गण, मात्रा, इन पर विस्तार से चर्चा हुई थी। अब जो प्रमुख मात्रिक छंद, छंद के 2 भेद बताए थे, मात्रिक एवं वर्णिक छंद। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए यानी मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है वह मात्रिक छंद होता है, तथा जहाँ पर वर्णों की संख्या, वर्ण गिने जाते हैं उसे वार्णिक या वर्णिक छंद कहते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास है वो महत्वपूर्ण मात्रिक छंदों पर है। साथियों, आप सबको पता होगा मात्रिक जो छंद है उसके कितने भेद है। मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंदों की मैं जैसे बात करूं तो जो कोर्स में है कॉलेज व्याख्याता या बीए फाइनल ईयर, उनमें से कौन कौन से हैं? सममात्रिक में सबसे पहले आता है हमारे चौपाई। चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है। ये सममात्रिक छंद है जो मुख्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ में ये अपने 12वीं कक्षा है, स्नातक अंतिम वर्ष है, स्नातकोत्तर में है, कोर्स में रहते हैं। तो हम इन चारों का अध्ययन करेंगे। अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से रहते हैं कोर्स में, इसमें देखिए परिभाषाएं भी मैं बताऊंगा। दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। यहाँ पर साथियों बरवे बहुत कम परीक्षाओं में कोर्स में रहता है, हम इसको भी पढ़ लेंगे। बाकी मुख्यतः दोहा, सोरठा और उल्लाला। अभी कॉलेज व्याख्याता की बात करूँ तो कॉलेज व्याख्याता में चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, दोहा, सोरठा, उल्लाला ये कोर्स में है। उसके बाद में विषम मात्रिक छंदों की बात करूँ मैं तो कोर्स में है छपे और कुंडलियाँ। छपे और कुंडलियाँ ये आपके छंद है, मात्रिक छंद। अब साथियों समझिए, सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? ऐसा छंद जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, एक ही समान मात्राएं होती है, वो सममात्रिक छंद कहलाता है। ध्यान से समझिए, जिसमें मात्राओं की संख्या, यहाँ पर कुछ ऐसे छंद भी हैं जिनमें 6 चरण हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें 4 चरण हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें चरण 4 है लेकिन पंक्तियां 2 है। तो जिन चरणों में अर्थात जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है वो क्या कहलाते हैं? सममात्रिक छंद। और जिन चरणों में सम एवं विषम, जिन छंदों में सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। कैसे? समझिए, यहाँ मैं एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहूंगा। देखिए, मैंने एक लाइन खींची है, दूसरी लाइन खींच दी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये तो है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। ये 4 तो चरण है लेकिन पंक्तियां कितनी हैं? 2। तो ध्यान से समझिए। अब साथियों 4 तो चरण है और पंक्तियां कितनी है? 2।
अब मैंने दो गोले किए, अर्थात ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे विषम चरण। अर्थात जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो कहलाते हैं विषम। तो ये विषम चरण कौन से हुए, पहला और तीसरा विषम चरण है। यहाँ विषम चरणों में मात्राएं की संख्या क्या रहेगी, समान। तथा ये दूसरा और चौथा क्या है, जिनमें 2 का पूरा भाग जाए वो सम चरण। तो सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान है। तो ये आधे सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक का अर्थ यही है कि विषम चरणों में मात्राएं समान होगी और सम चरणों में भी मात्राएं समान होगी। तो सम और विषम, जैसे मैं दोहा की बात करूं तो दोहा में 13 13, विषम चरणों में 13 13, सम चरणों में 11 11 मात्राएं होगी। तो अर्ध सममात्रिक समझ गए, दोहा सोरठा और उल्लाला, दोहा सोरठा का उल्टा। आगे देखिए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद है वो कौन कौन से हैं, छपे और कुंडलियां, जिसके चारों चरणों में, यहाँ विषम मात्रिक जो भी चरण है उनके चरण कितने हैं, 6। 6 में से 4 चरण अलग हैं, 2 अलग हैं। तो 4 चरण रोला के, दोहा के 2, इस तरह से। ये कुंडलिया की बात करो तो कुंडलिया में पहले 2 तो होते हैं दोहा के और फिर 4 रोला के। तो विषम मात्रिक में 6 जो चरण है उनमें अलग अलग मात्राएं होती, 4 में अलग है, 2 में अलग है, तो वो विषम। तो ये तीनों बातें आपकी क्लियर हुई। सम का मतलब समान, चारों चरणों में, चारों पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान। अर्ध सम मात्रिक का मतलब है कि सम चरणों में मात्राएं समान होगी तो विषम में भी समान होगी। सम और विषम में मात्राओं की संख्या समान होगी लेकिन चारों में समान नहीं होगी। यह है अर्ध सम मात्रिक अर्थात आधे मात्रिक छंद है। और विषम में 6 चरण है, 4 में अलग, 2 में अलग। ठीक है, चलते हैं आगे। थैंक यू। साथियों, छंदों की गणना कैसे करनी है इस पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल से, मैंने पूरी ये क्लास डाली है। तो जब जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे, इससे पहले काव्य छंद का मेरा एक और वीडियो है वो देख के फिर ये देखें तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में काव्य शास्त्र निकालिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य छंद है, काव्य छंद का पहला वीडियो वो देखें, उसके बाद ये देखें। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने शुरू जा रहे हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों में सबसे पहले हम शुरू करें सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद प्रमुख कौन कौन से हैं? सबसे पहले चौपाई, नाम से ही पता है चौपाई। चौपाई छंद का पहला बिंदु, साथियों ये बिंदु लिखे हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला बिंदु ये एक सममात्रिक छंद है। साथियों दूसरा बिंदु, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ध्यान रखिए। 4 चरण, चरण या पाद किसे कहते हैं? पंक्तियों को। कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जो 4 चरण होते हैं लेकिन लिखे 2 पंक्तियों में जाते हैं, उन पंक्तियों को हम दल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा बिंदु साथियों, दूसरे के बाद में तीसरा बिंदु इसकी परिभाषा का, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16 मात्राएं। ये आपको याद रखनी होगी कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं और सममात्रिक छंद है। आगे देखिए चौथा बिंदु काफी महत्वपूर्ण है, इसके प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में दोनों गुरु या दोनों लघु, दोनों गुरु या दोनों लघु का मतलब दोनों गुरु मात्राएं होगी या दोनों लघु, दोनों में से एक आएगा, या तो गुरु आएगा या लघु। और मात्रा ऐसी दिखी हुई की आपको पता है वर्तुलाकार एस का मतलब 2 मात्राएं हैं। ये कौन से स्वरों के साथ आती है? दीर्घ स्वरों के, दीर्घ या गुरु स्वर जिसे कहते हैं। यदि किसी वर्ण पर दीर्घ या गुरु स्वर लगे हुए हैं तो वहाँ मात्राएं कितनी गिनी जाएगी? 2 और यदि किसी पर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व या लघु स्वर, तो वहाँ पर 1 मात्रा आएगी। तो यहाँ ये बिंदु ध्यान रखें कि चौपाई जो छंद है उसके 4 चरण है, चारों चरणों के अंत में या तो दोनों लघु मिलेंगे या दोनों गुरु आते हैं। आगे देखिए साथियों, इसका 5वां बिंदु परिभाषा के अंतर्गत प्रश्न कैसे आएंगे उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इसके 5वें बिंदु में 2 चरणों के अंत में क्या होता है? तुक मिलती है। तुक मिलने का मतलब क्या है? लास्ट में समान स्वर होंगे, समान स्वर या व्यंजन होंगे, एक ही जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी। आप देख सकते हो गर गर, धमा धमा, नामा। तो यहाँ पर देखिए आ और माँ, आ और माँ, ये 2 चरण है। यहाँ पर क्या मिल रही है? तुक मिल रही है। क्लियर? तो 5 बिंदु बताए। आपके काव्य छंद के प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न पर चर्चा कर लेता हूं। पहले कोई भी उदाहरण देके उसमें पूछ लेंगे छंद बताओ, तो छंद बताने के लिए आपको सबसे पहले वहां पर मात्राएं लगानी, मात्राएं लगाकर गणना करनी, गणना करके पता करना कि इसमें कौन सा छंद है।
और उसके बाद दूसरा प्रश्न इसके लक्षणों से या विशेषताओं से या परिभाषाओं से। मैंने प्रत्येक छंद की परिभाषा को बिंदुओं में बांट के समझाया है। ध्यानपूर्वक आपको इन बिंदुओं को याद रखना है कि सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते, 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में दोनों लघु या दोनों गुरु आते हैं और दो चरणों के अंत में तुक मिलती है। पहले 2 में तुक मिलेगी, अगले 2 में तुक मिलेगी। आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है। इस उदाहरण में हम मात्राएं लगाकर गणना कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये मैंने मात्राएं लगा दी। अब इन मात्राओं को काउंट करें। जो एस वर्तुलाकार एस लिखा हुआ उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएगी। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं। ये पहला चरण, 16 मात्रा। ऐसे न ऐसे आगे देखिए, जय कपीश त्रिलोक उजागर। मात्रा लगाने की टेक्निक मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए वापस नहीं बताऊंगा। आप लोग पहला वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए दूसरा चरण हमने देखा है। मात्राएं इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं, बरोबर 16 होगी। राम दूत अतुलित बल धामा, यहां पर देखिए 16 मात्रा। काउंट करते रहें आप, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 3 3 6, 6 और 4 10, 2 12, 12 और 4 16। आगे देखिए, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यहाँ देखिए 16 मात्राएं होगी यहाँ पर भी। तो ये 4 चरण हुए। यहाँ पर 1-2 चीजें और मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आपको। विशेष है वो बातें, वो कौन सी बात है विशेष? देखिए, ये यहाँ पर जो पुत्र शब्द लिखा हुआ था, इस पुत्र शब्द में आपको पता है संयुक्ताक्षर आया है। कौन सा आया है? संयुक्ताक्षर। ये संयुक्ताक्षर बना कैसे है? त और र से। और आपको मैंने बताया था संयुक्ताक्षर में जो आधे वर्ण पहले आते हैं कोई भी शब्द के बीच में, तो उनकी मात्राएं पूर्व वाले वर्ण में जुड़ जाएगी। तो शब्द आया पुत्र। क्या आया? पुत्र। अब आपको पता है पुत्र में ऊ छोटा है तो 1 मात्रा होगी, लेकिन इधर वाला तय यहाँ पर आया तो ये मात्रा बड़ी और ये छोटी। तो जो चारों संयुक्ताक्षर है, अक्षय, त्रय, ज्य और श्रय, इन चारों में ध्यान रखना ये बने कैसे हैं। क और श से बना है। ये किससे बना है? ज और य से बना है। और ये किससे बना है? स और रे से। तो ये कहीं पर भी छंद में आए, मात्रिक छंद में, तो मात्राएं गिनते समय ध्यान रखना ये संयुक्त है। तो इससे पूर्व वाला वर्ण यदि लघु है तो उसकी मात्रा गुरु करनी, और पहले से ही गुरु है तो उसकी गुरु ही रखनी है। तो ये यहाँ पर पुत्र शब्द आया था। ये हमारे चौपाई छंद हुआ। चौपाई छंद की ये परिभाषा, ये लक्षण और ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट लेते हैं। 2 नंबर जो छंद पढ़ रहे हैं वो रोला है। रोला छंद का पहला लक्षण, पहला बिंदु क्या? ये एक सममात्रिक छंद है। दूसरा बिंदु, इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं साथियों। रोला छंद में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना साथियों। तीसरा, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं होती है, ये याद रखना है। जैसे चौपाई में 16 थी, यहाँ 24 थी। आपको छंद के लक्षण जब याद करने हैं तो मात्राओं की संख्या आपके सामने पढ़ने के रूम में टेबल के सामने चिपका लीजिए। अलग अलग छंदों में क्या क्या विशेषताएं, बहुत शॉर्ट में लिखकर 2-4 बार आप रीडिंग करेंगे तो याद हो जाएगा। और काव्य छंद इतना सरल है, काव्य शास्त्र का सबसे सरल टॉपिक काव्य छंद है या काव्य दोष है। उससे कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। मेरे तो आज तक गलत नहीं हुआ। आगे देखिए साथियों, चौथा बिंदु परिभाषा का पढ़ रहे हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 एवं 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। यति का मतलब ठहरा जाता है, अर्थात कॉमा लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा? 11 मात्रा के बाद लगेगा, फिर 13 के बाद। 11 और 13 मात्राएं याद रखिए। और इसकी परिभाषा का 5वां बिंदु लक्षणों का, इसके प्रत्येक चरण के अंत में या तो दोनों लघु या दोनों गुरु। ये चौपाई में भी यही बात थी, यहाँ पर भी यही बात है। सेम बिंदु, दोनों लघु आएंगे या दोनों गुरु। आगे देखिए साथियों, 6वां बिंदु, इसके 2-2 चरणों के अंत में क्या मिलता है? तुक मिलता है। चौपाई में भी यही बात थी, 2-2 चरण, पहले 2 में तुक मिलेगा, अगले 2 में तुक। तो अब आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों।
कि ये रोला छंद की विशेषताएं क्या है। 6 बिंदु है, 6 बिंदुओं को याद रखिए। इस बार कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में या एकेडमिक जो परीक्षाएं होती है बीए की या एमए की, उसमें कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बीए अंतिम वर्ष के जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के या किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है तो वो भी अपने काव्य शास्त्र की बिंदुओं को, इन छंद काव्य छंद को क्लियर कर सकते हो। साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं रोला का उदाहरण और मात्राएं लगानी है। उदाहरण देखिए, क्या है उदाहरण। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो उदाहरण भी मैंने ऐसे डाले हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और लयात्मकता में आप उनको गा भी सकते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण दिया हुआ है, रोला छंद का है उदाहरण। लक्षण आपने अभी देखे थे, उन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम अब मात्राएं लगाएंगे। तो जिसकी रज में लोट लोट कर, पहले साथियों यहां से यहां तक की मात्राएं गिननी है अपने को। मैं मात्रा लगाकर बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए साथियों। मात्रा लगाकर बता रहा हूं आपको। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक अलग अलग क्यों गिन रहा हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था लक्षणों में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। गिनिए कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्रा। इधर देखिए 3 3 6 3 9 और 4 13। अब टोटल कितनी हो गई, एक चरण में 24 मात्रा हो गई। और यति कहां पर हुई, 11 और 13 पर। यति का मतलब कोमा ठहराव। जब हम पढ़ते पढ़ते बीच में रुकते ना, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, फिर रुके, तो 11 पे रुके, 13 पे रुके। अगली पंक्ति देखिए, अब साथियों देखिए अगली पंक्ति की मात्राएं लगा रहे हैं हम। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, टोटल 24 मात्राएं। गिन लीजिए आप। यहां पर 11 मात्राएं होगी, यहां 13 मात्राएं होगी। ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद देखिए अगली पंक्ति देख रहे हैं हम साथियों। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, दूसरी पंक्ति ये थी। तीसरी है, परमहंस सम बाल्य काल में सब सुख पाए। लघु गुरु आती रहेगी, आपको ध्यान रखना है मात्राएं कैसे लगानी है। मैं साथियों आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूं मात्राएं कैसे लगानी है। ध्यान से देखिए, ये 11 मात्राएं हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 13 मात्राएं हैं। टोटल कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राओं की बात की थी। प्रत्येक चरण में 11 एवं 13 मात्राओं की बात की थी। यति कहाँ पर होगी, 11 एवं 13 की। आपने पढ़ा था प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक 2-2 चरणों के अंत में क्या आएगा, तुक मिलेगा। मिल रहा है तुक। और साथ में ये भी बात पढ़ी थी आपने कि प्रत्येक चरण के अंत में या तो दोनों लघु आएंगे या दोनों गुरु। यहाँ देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं लास्ट में। गुरु का मतलब बड़े वर्ण, 2 मात्रा वाले वर्ण। लास्ट पंक्ति देखिए साथियों, ये देखिए लास्ट पंक्ति हो गई है। देखिए साथियों लास्ट पंक्ति में क्या क्या मात्राएं हैं, 11 मात्रा, 13 मात्रा, कितनी हो गई, 24 मात्रा। ये हुए आपके 4 चरण रोला छंद। यहाँ पर काउंट करके बताता हूँ, 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 1 11, 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो वापस देखिए, जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, परमहंस सम बाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो ये है साथियों आपके रोला छंद का उदाहरण। और आपको इस तरह से मात्राएं लगानी है, पूरे लक्षण यहीं से याद रख सकते हैं कि ये सम्मात्रिक छंद है। 4 चरण हैं, 4 पंक्तियों में लिखा गया है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति है। प्रत्येक चरण के अंत में दोनों लघु या दोनों गुरु आते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों गुरु आए हुए हैं और 2-2 चरणों के अंत में तुक मिलती है। लेते हैं अगला छंद। तीसरा छंद है गीतिका।
गीतिका और हरिगीतिका में अंतर भी बताऊंगा। पहले गीतिका छंद का पहला लक्षण देखिए साथियों। नंबर 1, यह एक सममात्रिक छंद है। पहला बिंदु याद रखें, गीतिका भी सममात्रिक छंद। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं इसमें भी। आगे देखिए साथियों, 4 चरण होते हैं। आगे देखिए, दूसरा बिंदु के बाद तीसरा बिंदु परिभाषा का, लक्षणों का। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, 26। रोला में 24 थी, यहाँ 26 है। रोला और इसमें थोड़ा सा अंतर है। और चौथा बिंदु, इसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब ठहराव होता है। 14 मात्राओं के बाद रुका जाएगा, फिर 12 के बाद रुका जाएगा। 5वां बिंदु परिभाषा का, इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्या आएगा? लघु गुरु आएंगे। ध्यान रखना, लघु गुरु, पहले लघु फिर गुरु, अर्थात ये चिन्ह, पहले लघु मात्रा फिर गुरु। अभी तक आपने 2 पढ़े थे, उनमें दोनों लघु या दोनों गुरु थे, यहाँ पर उल्टा है। ये चीज विशेष है, ये परीक्षा में आ सकती है। प्रश्न कैसे आएगा? गीतिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इन्हीं लक्षणों में से 4 बिंदु दे देंगे और यहाँ लघु गुरु की जगह गुरु लघु कर देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीजें आपको एकदम सटीक याद होनी चाहिए, तभी ही आप इसका उत्तर कर पाओगे। यदि लघु गुरु की जगह गुरु लघु समझ गए और परीक्षा में तो ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए 6वां बिंदु, इसके 2-2 चरणों के अंत में क्या मिलती है? तुक। तो ये हुए आपके गीतिका के लक्षण। और जो छात्र रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आईएएस की हो या अपने एमए या बीए की हो, तो वो भी लक्षण ऐसे न ऐसे लिखें और मात्राएं लगाकर उदाहरण लिखें, तो एग्जामिनर अच्छे अंक देंगे आपको। उदाहरण देखते हैं साथियों, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण किसका है? गीतिका छंद का। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो इसको आप गा सकते हैं, गाकर अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। देखिए मात्राएं लगाते हैं। हे प्रभु, प्रभु में क्या होगा? सिंगल मात्रा। पहले मात्रा लगाता हूं, फिर बताता हूं कहां यति होगी। ये तो हो गई मात्राएं। टोटल कितनी होगी मात्रा? 26 मात्रा। कैसे होगी 26 मात्राएं? देखिए साथियों, अभी काउंट करके बताता हूं मैं आपको। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। अब देखिए गिनते हैं। एक पहले चरण की मात्राएं गिनेंगे, आगे आप खुद गिनना। 2 2 4 1 5 5 2 7 2 9 10 10 और 4 14, ये हो गए 14। इधर देखिए 3 और 4 7 और 7 और 5 12, 14 और 12 मात्राओं पर यति की बात हमने की थी। टोटल 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु की बात की थी। साथियों देख सकते हो, ये लघु और ये गुरु है कि नहीं यहाँ प्रत्येक चरण के अंत में? और तुक मिल रही है 2-2 चरणों के अंत में कि नहीं मिल रही? देख लीजिए। दीजिए, कीजिए, बने, बने। अगले चरण की मात्राएं देखिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। देखिए साथियों, आगे क्या है? शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यहाँ पर कितनी मात्रा है? 14। इधर कौन सी है? 12। टोटल कितनी हो गई? 26 मात्रा। ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण देखिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। देखिए साथियों, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर 14 मात्राएं हैं, इधर 12 मात्राएं, कितनी हो गई टोटल? 26 मात्रा। तो जो भी परीक्षार्थी रिटर्न परीक्षाएं देता है, लिखित परीक्षा, उसको ऐसा उदाहरण लिख के इसी तरह मात्राएं देनी है और अलग अलग दर्शानी है पूरी, तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर। जो विद्यार्थी एमए एवं बीए में अध्ययनरत है, कक्षा 12 में अध्ययनरत है, उनके लिए ये इस तरह से मात्राएं लगा के लिखना है उदाहरण, तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे। आगे देखिए लास्ट चरण, चौथे चरण की मात्राएं लगा रहे हैं। सॉरी, ये धर्म है, आप लोगों को पता है। धर्म में ये ऊपर मैं के ऊपर आधा रह है, ये पहले आएगा तो बड़ा हो जाएगा। रक्षक में भी रह बड़ा होगा क्योंकि आधा वर्ण है, ये संयुक्ताक्षर है।
वीर व्रत धारी बने। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर 14 है इधर 12 है, टोटल कितनी हो गई 26। तो ये हुआ आपके गीति का छंद। मात्राएं गिन के बता देता हूँ। 2 2 4 1 5 5 और 4 9 10 10 और 4 14। इधर देखिए 3 3 4 5 5 और 4 9 10 और 2 12। तो ध्यान पूर्वक आपको मात्राएं लगानी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि कोई उदाहरण दे के पूछ रहा है कौन सा छंद है, लक्षण बताओ वगैरह वगैरह, तो पहला काम आप मात्राएं लगाओगे और फिर काउंटिंग करोगे। चलते हैं साथियों, समय की थोड़ी कमी है इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ। हरि गीति का छंद। गीतिका और हरि गीतिका में अंतर भी आएगा, लेकिन पहले लक्षण और फिर अंतर बताता हूँ। नंबर 1 लक्षण, ये एक सममात्रिक छंद है। ये क्या है? सममात्रिक छंद। दूसरा बिंदु, इसमें 4 चरण होते हैं, सेम है। तीसरा बिंदु, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। मूल अंतर यह है 28 मात्राएं। और चौथा बिंदु, इसके प्रत्येक चरण में 16 या 12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। अब 2 बिंदुओं में अंतर क्या था? ध्यान से देखिए, जब हमने गीतिका पढ़ी थी, ये गीतिका के लक्षण यहाँ पर गीतिका छंद में 26 मात्राएं थी और यति कहाँ पर हो रही थी? 14 12 पे। वो गीतिका में, ये हरि गीतिका में, इतना ही अंतर है। साथ में देखिए 5वां बिंदु, इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्या आता है? लघु गुरु। गीतिका में भी यही है, हरि गीतिका में यही है। और 6वां बिंदु सेम है, इसके 2 चरणों के अंत में क्या मिलती है? तुक। अभी तक हमने 4 छंद पढ़े हैं, चौपाई, रोला, हरि गीतिका और गीतिका, सब में तुक मिलती है। आगे देखिए साथियों, ध्यानपूर्वक समझिए। नेक्स्ट बता रहा हूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि गीतिका छंद में क्या बदलाव किया जाए कि वो हरि गीतिका बन जाए। छोटा सा एक बदलाव करना होगा। गीतिका में क्या बदलाव किया जाए कि वो हरि गीतिका बन जाए? बताइए आप में से। वीडियो में जरूर कमेंट डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी बता देता हूं क्योंकि ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। साथियों, गीतिका छंद के यति से पहले 2 वर्ण बढ़ा दिए जाए, अर्थात 2 मात्राएं बढ़ा दी जाए। गीतिका छंद में यति से पहले 2 मात्राएं बढ़ा दी जाए तो वो हरि गीतिका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां 14 12 पे यति होती है, हरि गीतिका में 16 12 पे। तो यहाँ 14 में क्या कर देंगे? 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? 16 12। तो गीतिका में 2 मात्राएं यति से पहले जोड़ने से वो हरि गीतिका बन जाता है। तो ये लक्षण एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और इसको किसी की PDF किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट देखिए, हाँ उदाहरण देख लेते हैं। पहले उदाहरण का गायन कर लेते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो यह है हरि गीतिका का उदाहरण। मात्राएं लगाते हैं, ध्यान से देखिए। संसार की समर स्थली में, 1 मिनट यहाँ बड़ी आएगी। मात्राएं लगा दिए साथियों। अब देखिए, मात्राएं लगाने के बाद हम काउंट भी करेंगे। यहाँ पर यति थी तो यहाँ दोनों को अलग हिस्से में बांटेंगे। मात्राएं कितनी है? 28 मात्राएं, 28। देखिए यहाँ काउंट करते हैं। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16। मैंने कहा था यति से पहले कितनी आएगी? 16। इधर देखिए 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12, हो गई 16। सॉरी 16 और 12 हो गई 28। पहला चरण। दूसरा चरण देखिए, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, उसके बाद संकटों से मत डरो। देखिए साथियों, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये तो 16 मात्राएं, ये 12, टोटल कितनी? 28। उसके बाद देखिए साथियों, अगला चरण, जीते हुए भी मृतक, मैं में री का स्वर है तो क्या आएगी? 1 मात्रा, सम रह कर न केवल दिन भरो। अब साथियों काउंट आप कर लेना, मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? 16। यहाँ पर कितनी हो गई? 12। टोटल कितनी? 28 मात्रा।
तो ये तीसरा चरण पढ़ा हमने, ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। अब चौथे चरण की मात्राएं लगाते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। पेन थोड़ा हल्का यूज ले लिया मैंने, वापस पेन चेंज कर रहा हूँ, निश्चिंत रहें। ये चौथा चरण पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मात्राएं, यहाँ से यहाँ कितनी है 12। आगे देखिए, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। मात्राएं देखिए साथियों, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मात्राएं 16, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मात्राएं 12, टोटल कितनी हो गई 28 मात्रा। तो ये हमने 4 प्रमुख सममात्रिक छंद पढ़े हैं और प्रत्येक की मात्रा लगाकर आपने सीखा है। तो प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है 28 मात्राएं होती है साथियों। तो ये 4 चरण थे, चारों चरण आपने देखे। चले आगे, अब हम लेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। ये चारों ही छंद कॉलेज लेक्चरर के कोर्स में है और बीए फाइनल ईयर जेएनयू के कोर्स में 2 छंद है। यहाँ से चौपाई और रोला होना चाहिए। आगे एक और उदाहरण दे दिया है, अच्छा उदाहरण है। क्या लाभ है उन हिस्ट्रियों को कंठ करने से भला, रटते हुए जिनको हमारा बैठ जाता है गला। हास्वेद बनकर व्यर्थ ही बहता हमारा रक्त है, संवत्सरों के फेर में बर्बाद होता वक्त है। तो ये 4 चरणों का और उदाहरण दिया है। मैं एक चरण की मात्राएं लगा के बता देता हूँ आपको, बाकी वही है, आप आराम से लगा सकते हैं। तो साथियों देखिए, एक चरण की मात्राएं लगाते हैं। क्या लाभ हैं उन हिस्ट्रियों को कंठ करने से भला। काउंट करते हैं साथियों, काउंट करके देखते हैं कितनी है, पूरी है कि नहीं है। यूँ नहीं है कि सर कम तो नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ कितनी होगी 28 मात्राएं। ये हरि गीति का ही उदाहरण है साथियों, ध्यान रखिए। 4 3 7, 7 4 11 और 5 16। और इधर देखिए 3 4 7, 7 और 5 12 हो गया। बाकी मात्राएं आप स्वयं लगाएं, यहाँ मैं पूरी नहीं लगा पाऊंगा। उदाहरण अच्छा है, आसानी से याद रह सकता है। वो जो लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, चाहे एमए के हो चाहे बीए के हो, उनको एक एक उदाहरण याद रखने होंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हरिगीति का छंद के लक्षण लिखते हुए पर उदाहरण बताइए, क्योंकि अमूमन परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आगे हम पढ़ रहे हैं अर्ध सममात्रिक छंद। आप सबको पहले भी बता चुका हूं, अर्ध सममात्रिक का मतलब है सम चरणों में मात्राओं की संख्याएं समान होगी, जबकि विषम चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। सम और विषम दोनों में अलग अलग समान होगी, लेकिन चारों में समान नहीं होगी। तो जिनके 2 चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो वो क्या कहलाता है, अर्ध सममात्रिक छंद। और इसके प्रमुख उदाहरणों में दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला आता है। पहला देखिए, दोहा। दोहा पढ़ रहे हैं, आपने नाम खूब सुना होगा। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे खूब सारे दोहे आपने पढ़े होंगे, कबीर के, रहीम के। तो वो सब दोहे छंद में लिखे गए। पहला बिंदु परिभाषा का, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरा बिंदु, इसमें 4 चरण होते हैं किंतु 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। इन पंक्तियों को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, दल कहलाते हैं। इसके विषम चरणों में, विषम का मतलब जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, पहला और तीसरा विषम चरण है। तो विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होगी, 13 मात्राएं। और सम चरण किसे कहते हैं, दूसरा व चौथा, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। तो सम चरणों में 11 व 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं। वापस देखिए, विषम चरण कौन से, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं। और सम चरण कौन से, दूसरे और चौथे, उनमें कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मात्राएं किधर है। आगे देखिए, नेक्स्ट बिंदु पढ़ रहे हैं परिभाषा का। 3 बिंदु आपने पढ़े लक्षणों का। चौथा बिंदु देखिए, इसके सम चरणों, 1 मिनट, यहाँ कोई अनावश्यक बिंदियां लग गई है, मैं वो बिंदियां हटा देता हूँ। इसके सम चरणों के अंत में गुरु लघु आता है, ये ध्यान रखना है। सम चरणों के अंत में, केवल दूसरे और चौथे के अंत में क्या आएगा, गुरु लघु। 5वां बिंदु परिभाषा का, इसके सम चरणों के अंत में क्या आएगा, तुक मिलेगा। जो भी सम चरण कौन से, दूसरे और चौथे चरण है, उनमें क्या होगा, तुक मिलेगा। ध्यान रखें साथियों। प्रिय विद्यार्थियों देखिए 6वां बिंदु, इसके आदि यानी प्रारंभ में, शुरुआत में जगण का मतलब जबान, ये नहीं आ सकता। जबान की मात्रा क्या होगी, लघु गुरु लघु।
और ये गण योजना जब पढ़ते हैं ना तो गण सूत्र से ये निकलते हैं। गण कितने हैं? 8। 3 वर्णों के एक समूह को गण कहते हैं। और जो जगण है, जगण नहीं आ सकता कहाँ? दोहे के प्रारंभ में। तो दोहे के लक्षण स्क्रीनशॉट खींच लीजिए साथियों, आराम से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, दोहे का उदाहरण देखते हैं अपन साथियों। पहला उदाहरण लिखा हुआ है, मात्राएं लगा के देखते हैं। मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। बिहारी सतसई का दोहा है। देखिए पहला ही दोहा, बिहारी सतसई का पहला दोहा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। ये प्रश्न आया हुआ कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिहारी सतसई का पहला दोहा। देखिए साथियों, मात्राएं लगा के देखते हैं कितनी होती मात्राएं। हमने लक्षण अभी पढ़े ही हैं। हाँ, ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम काउंट करते हैं, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। ये कौन सा चरण है? पहला। ये कौन सा चरण है? दूसरा। ये कौन सा चरण है? ये तीसरा चरण। ये कौन सा है? इधर लिख रहा हूं, चौथा चरण। तो पहले और दूसरे चरण में मात्राएं गिनते हैं। 4 2 6, 6 4 10 और 3 13 हो गई। 13 6 और 4 10 और 1 11, तो 13 11। अब इनके जोड़ करके यहाँ 24 नहीं लिखना है, क्योंकि दोहा एक ऐसा छंद है अर्ध सम्मात्रिक, और अर्ध सम्मात्रिक छंद ऐसे लिखे जाते हैं। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पहले और इनमें कितनी मात्रा होगी? 13, इनमें 11। ये दोहे की पहचान है। और जब छोटा पढ़ोगे तो दोहे का जस्ट उल्टा होता है। दूसरी पंक्ति देखिए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये तीसरा चरण 13 मात्राएं, दूसरा 11। पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण और दिया हुआ, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को तो छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मात्राएं आप स्वयं लगाएं, सबकी मात्रा नहीं, एक पंक्ति की लगा देता हूं। चलिए देखिए कितनी मात्राएं हैं? 3 3 6 दूनी 12 और 1 13। यहाँ पर यति, यति नहीं है, चरण अलग है। यति तो है ही, चरण अलग है। तो ये तीसरा चरण था। ये कौन सा चरण था? ये 3 नंबर चरण। अब 4 नंबर चरण देखिए, ये कितनी मात्राएं हो गई? ये हो गई 11। तो ये है आपकी दोहा। नेक्स्ट छंद लेते हैं दोहा के बाद में साथियों। अगला छंद है सोरठा। सोरठा छंद पढ़िए। सोरठा छंद में क्या होता है? सोरठा छंद, पहला बिंदु सोरठा के लक्षण का, ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, किंतु कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं? 2 पंक्तियों में। इन पंक्तियों को क्या कहते हैं? दल भी कहते हैं। पंक्तियां कहो चाहे दल, 2 दलों में लिखे जाते हैं। आगे देखिए, तीसरा बिंदु परिभाषा का, लक्षणों का। इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होगी? 11 11। और इसके सम चरण कौन से? दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होगी? 13 13 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए, दोहे से जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? दोहे में यहाँ पहले जो विषम चरण थे उनमें कितनी मात्राएं थी? 13 13, और सम में कितनी थी? 11 11। इसका जस्ट उल्टा है। आगे देखिए साथियों, इसके विषम चरणों के अंत में क्या आएगा? गुरु लघु आएगा। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ सबसे अधिक कंफ्यूज होते हैं। तो जहां भी लघु गुरु, गुरु लघु, दोनों गुरु, इसको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से याद रख लें सभी छंदों में। यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आ सकता है कि सोरठा छंद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। वहां इस बिंदु से कंफ्यूज किया जाएगा या फिर मात्राओं से किया जाएगा। 5वां देखिए, इसके विषम चरणों के अंत में क्या आएगा? तुक मिलेगी। इसके विषम चरणों के अंत में तुक मिलेगी। और 6वां बिंदु देखिए साथियों, उक्त मात्रिक। ये 6वां बिंदु भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उक्त मात्रिक क्रम के कारण, उक्त कौन सा? जो ऊपर कहा हुआ, इसी क्रम के कारण इसे किससे क्या कहा जाता है? दोहे का उल्टा। दोहा उल्टा सोरठा। ध्यानपूर्वक समझ लेना, दोहा उल्टा सोरठा। उसके बाद देखिए साथियों, ये हुआ तो आपके सोरठा छंद। सोरठा के बाद में हम आगे ले रहे हैं, सोरठा के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। लक्षण हो चुके हैं। हिम्मत कीमत होए बिनु हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोई, रद कागज ज्यों रादिया। रद कागज ज्यों रादिया, राजिया, सॉरी रादिया क्या, ये हमारे राजस्थानी के कवि है, प्रसिद्ध कवि कृपाराम जी खिड़िया।
उन्होंने शॉर्ट लिखे थे और उनके एक शिष्य था, वो क्या है कि इनकी कृपाराम जी की बहुत अधिक सेवा करता था। तो कृपाराम जी ने कहा कि राजू, तुझे मैं इतना प्रसिद्ध कर दूंगा कि तुझे घर वाले भी नहीं प्रसिद्ध किए। तो इन्होंने अपने जितने भी शॉर्ट लिखे हैं उनमें हर पंक्ति में इस राजू का नाम लिखा है, और इसके तुक मिलाने के लिए इसका नाम राजू की जगह राजिया बोला है। आपने पढ़ा होगा, रोड़ा शक्कर तुले राजिया। तो ये शॉर्ट हैं और दोहे के उल्टे हैं। मात्रा लगा के देखते हैं साथियों। हाँ, काउंट करते हैं, काउंट करके देखते हैं साथियों। ये यहाँ से यहाँ तक पहला चरण, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये इधर तीसरा चरण है, इधर चौथा चरण है। ये तीसरे चरण की मात्राएं लगाएंगे अपन, ये चौथे चरण की मात्राएं देखिए। इसकी भी लगा देता हूं मैं, फिर दोनों के साथ काउंट कर लेंगे। हाँ साथियों, काउंट कीजिए। 4 4 8 और 2 10 और 1 11 हो गई इसमें। इधर भी देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 8 और 3 11 और 2 13 हो गई ऊपर वालों में। अब नीचे वालों में देखिए, 3 3 6 4 10 1 11, ये 11 मात्राएं यहाँ पर। इधर देखिए, यहाँ से काउंट करना है। 2 2 4 2 6 6 4 10 और 3 13। ये 2 एक उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अब 2 और शॉर्ट है में मूल अंतर समझ में आ गया कि 2 की जो अंत में चरण होते हैं वो शॉर्ट है में शुरुआत में हो जाएंगे। अर्थात 2 के दूसरे और चौथे चरण, ये तो है दोहा, दूसरा और चौथा चरण, और ये शॉर्ठा में क्या बन जाएंगे? पहले और तीसरे चरण बन जाएंगे। तो ये शॉर्ठा हो जाएगा, अर्थात दोहा उल्टा शॉर्ठा। ठीक है साथियों, तो ये आपके 2 तो हुए। तीसरा देखिए, अर्धसम्मात्रिक में तीसरा छंद पढ़ रहे हैं, उलाला। उलाला उलाला गाना भी है आपके बॉलीवुड वालों का, लेकिन वो अलग है, अपने उलाला अलग है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। पहला लक्षण देखिए, ये भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उलाला कौन सा छंद है, अर्धसम्मात्रिक। और अर्धसम्मात्रिक में मैं एक और बात लिखूंगा, जो बरवे हैं, बरवे भी 12 और 7 19 पे यति होती है बरवे। रहीम ने लिखे बरवे रामायण, रहीम है तुलसीदास जी, इन्होंने प्रयोग किया है बरवे। बरवे भी छंद है, उसमें कितना होता है? 12 और 7 19, 12 और 7 पे यति होती है। ध्यान से देखिए, पहला हो गया अर्धसम्मात्रिक छंद। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं, किंतु वो भी 2 पंक्तियों में 2 दलों में लिखा जाता है। तीसरा बिंदु परिभाषा का, इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती है, तथा सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13-13 मात्राएं होती है। 15-13 पे, यानी जो विषम चरण है पहला तीसरा, उसमें 15-15 और सम चरणों में कितनी होती है? 13-13 मात्राएं। ये इसके लक्षण याद रखने हैं आपको उलाला के। आगे समझिए साथियों, नेक्स्ट चर्चा कर रहा हूं मैं, आगे की बात कर रहा हूं। उदाहरण देखिए, हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों न हो बोध में। मात्राएं लगाता हूं, लघु लघु गुरु गुरु, गुरु 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 लघु, लघु 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 गुरु, गुरु 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 लघु गुरु। इसकी भी मात्राएं पहले लगा देता हूं साथियों। लघु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु सॉरी गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। ये मात्राएं लगाने की टेक्निक आप लोगों को पता चल गई होगी, पहला वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम मात्राएं काउंट करेंगे, कितनी कितनी मात्राएं होती है। देखो साथियों, गिनते हैं। 2 4 2 6 6 और 6 12, 12 और 3 15। काउंट कर लें, 2 और 8 2 10, 10 और 3 13, 15 और 13। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, इधर ये तीसरा चरण, इधर चौथा चरण। ध्यान से देखिए, इसमें भी मात्रा काउंट कर लो। 4 3 7 3 10 और 10 और 5, 10 और 5 15 हो गई। गणित थोड़ी कमजोर है। 3 3 6 4 10 और 3 13। ये हुआ आपके कौन सा छंद हुआ? उलाला। ये है उलाला।
उलाला में क्या ध्यान रखोगे? 15 और 13। 15 किस में होगी? विषम चरण, यानी पहले और तीसरे चरण में 15 15। और जो सम चरण है कौन से? दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होगी? 13 13। ओके साथियों, चलते हैं आगे। ये हमारे प्रमुख अर्ध सम मात्रिक जो छंद थे उनको हमने पढ़ा। अब लास्ट हमारे है विषम मात्रिक छंद। साथियों आज हमारा ये वीडियो रहेगा केवल मात्रिक छंद पर। अगला जो वीडियो आएगा वो हमारे आएगा वर्णिक या वार्णिक छंदों पर। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो, मुझे भी ये चीज समझ में आए कि हाँ भाइयों, कि भाई आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से आपको फायदा मिल रहा है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले। देखिए साथियों, आगे हम पढ़ा छप्पे। छप्पे पहला छपे छंद। छपे क्या है? विषम मात्रिक। विषम मात्रिक का अर्थ यही है जिसके 2 चरणों में मात्राएं अलग हो और पिछले 4 में अलग हो, या अगले 4 में अलग हो, पिछले में 2 में अलग हो। 6 चरण होंगे साथियों, ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, किन छंदों में 6 चरण होते हैं? तो सीधे लिखोगे कुंडलिया और छपे, ये विषम मात्रिक छंद है। परिभाषा का पहला बिंदु, ये विषम मात्रिक छंद है। दूसरा बिंदु, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। अभी तक हम 4 चरण पढ़ते आए हैं, ये पहली बार 6 चरण वाला आया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें साथियों। उसके बाद तीसरा बिंदु परिभाषा का, इसमें क्या होता है? एक रोला और एक उलाला, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? एक छपे। यहां पर गणित देखे, रोला एक, पहले रोला आएगा, ध्यान रखना, पहले रोला और फिर एक उलाला, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? छप्पे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए यहां पर एक शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन दोनों ही छंदों के पहले पहले वर्ण याद रख लें। पहले पहले वर्ण क्या है? रो और पहला पहला वर्ण क्या है? रो ऊ। तो यूं याद रखें, रो छप्पे पढ़कर रोता हूं, रो ऊ, का मतलब क्या है? रोला और उलाला, ऐसे याद रख लो। और कुंडलियां 2 रो है, 2 फॉर्मूले याद रखने, रो छप्पे पढ़कर और कुंडलियां 2 रो है। 2 रो का मतलब पहले 2 बार फिर रोला आएगा। अभी आगे कुंडलियां पढ़ेंगे तब बता दूंगा। छप्पे रो छप्पे पढ़कर और कुंडलियां 2 रो है, मस्त फॉर्मूला है, कभी नहीं भूलोगे। रो का मतलब पहले रोला फिर उलाला, ये रहा देखिए, एक रोला एक उलाला के मेल से एक छप्पे बनता है। लक्षणों का चौथा बिंदु पढ़िए साथियों। चौथा बिंदु क्या है? इसके प्रथम 4 चरण किसके होंगे? रोला के। अर्थात कितनी कितनी मात्राएं होंगी रोला की? 24। अभी आपने पढ़ा था रोला क्या था? मात्रिक छंद था, सम मात्रिक छंद था, 24 मात्राएं थी। उसके बाद देखिए साथियों, और 24 मात्राएं थी तो यति कितने पे हो रही थी उस समय? रोला छंद है, रोला आपने पढ़ा था, वही रोला है। रोला का क्या लक्षण है? रोला के 4 चरण है, जो पहले 4 चरण है वो पहले कब आएंगे? छप्पे में पहले आएंगे। तो मात्राएं कितनी होती पहले रोला में? 24 मात्राएं। यति कितने पे होती? 11 13 पे। अब साथियों देखिए, अंतिम 2 चरण हैं वो किसके होंगे? उलाला के। उलाला के होंगे तो उलाला में आपने अभी मात्राएं पढ़ी थी, 15 और 13 मात्राएं होती। विषम चरणों में 15, सम चरणों में 13 मात्राएं होती साथियों। ये आपके छपे के लक्षण है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आराम से। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, उदाहरण देखिए साथियों, थोड़ा बड़ा उदाहरण है और सबकी मात्राएं मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि आप सबको पता है, पहले आपने रोला में भी मात्राएं लगा ली और 2 में भी लगा ली। तो पहला देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, मेरी भव बाधा हरो राधरा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूती हो। इन 2 को मैंने जोड़ दिया है। पहले रोला के 4 उदाहरण ले लिए, सॉरी 1 उदाहरण, और फिर एक दोहा ले लिया। मात्राएं लगा के बता देता हूं एक लाइनों की। यहां पर कॉमा आएगा बीच में, टाइप मिस्टेक है ये। अब देखिए साथियों, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? रोला। रोला का क्या सिस्टम है? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 24 मात्रा मैं लिख रहा हूं, इन सभी में कितनी है? 24। अब देखिए, पहले मैंने 1 लगाया है, उसमें काउंट कीजिए और यहाँ समझाइए मुझे। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइनें इसलिए खींची है कि यति होती है। मैंने अभी बताया था यति कितने पे होती है? 2 2 4 2 6 6 4 10 नहीं कि 11, इधर तो हो गई 11।
तीन तीन छः तीन नौ चार 13, तो 11 और 13 पे यति होती है। यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूं 11 13 यति। इन चारों चरणों में ये समान रहेगा फॉर्मूला, ध्यान रखना साथियों, चारों चरणों में समान फॉर्मूला है, क्योंकि चारों ही चरण किसके हैं? रोला के हैं। आगे देखिए, अब ये दोहा है, दोहा में क्या है? ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण है इधर, और ये चौथा चरण है। ये क्या है? दोहा। दोहा के सम चरणों में विषम चरणों में अलग अलग होती है। विषम चरणों में कितनी कितनी होती है? 13 13। सम चरणों में कितनी कितनी होती है? 11 11। ये ध्यान रखना है। मेरी भव बाधा हरो राजा नागरी सोई। ये देखिए, अब काउंट कीजिए साथियों, कितनी होती है मात्राएं, काउंट करके बताएं जल्दी से। 4 2 6 4 10 और 3 13 हो गई 13। मैंने कहा था कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, इधर देखिए 4 4 और 3 7 3 10 1 11, इधर कितनी हुई? 11, तो हो गई 11 और 13, तो दोनों पे समान है। आप मात्राएं लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये हुआ आपके कौन सा छंद? कुंडलियां। याद रखना कैसे, सॉरी कुंडलियां नहीं, छप्पे। कैसे याद रखोगे? रो छप्पे पढ़ के, रोला और उलाला, पहले रोला फिर उलाला के मेल से छप्पे बनता है। अब पढ़ते हैं अपन लास्ट मात्रिक छंद, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कोर्स में रहता है, कुंडलियां। अब साथियों, कुंडलिया छंद, कुंडलिया में आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था आपको, दोहरा है, दोहरा याद रखना है। कुंडलियां दोहरो है, ये तो याद रखना है। दो का मतलब दोहा, और रा का मतलब क्या होगा? दो रो लिखो, दो रो, दोहा प्लस रोला होगा साथियों। यहाँ देखिए लक्षण पढ़ रहे हैं। पहला, यह एक विषम मात्रिक छंद है। दूसरा, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण। ओके साथियों, तीसरा बिंदु, ऐसे 2 ही छंद है यहाँ पर जिनमें 6 चरण है, वो भी विषम मात्रिक। कौन कौन से? छपे और कुंडलियां। आगे देखिए, ये कैसे बनता है? एक दोहा तथा एक रोला। पहले दोहा आएगा फिर रोला, यहां ध्यान रखें। एक दोहा प्लस एक रोला, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक कुंडलिया। और इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? दो और रो, ये याद रखना है। कुंडलियां दो रो है, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा साथियों आपको। देखिए आगे बिंदु पढ़ रहे हैं, तीसरा, उसके बाद चौथा, लक्षणों का चौथा बिंदु। इसके प्रथम 2 चरण किसके होंगे? दोहा के। प्रथम 2 चरण का मतलब 2 पंक्तियां, प्रथम 2 पंक्तियां हैं। चरण तो 4 है लेकिन पंक्तियां 2 ही है। यानी कितने पे होगी यति? 13 और 11 मात्राओं पे यति होगी। प्रथम 2 चरण दोहा के हैं और 13 और 11 मात्राओं पर क्या होगी? यति। तथा अंतिम 4 चरण, फिर मैं गलत बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं साथियों, यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। इधर देखिए, इसके प्रथम 2 चरण, 2 चरण का मतलब यहाँ 2 पंक्तियां हैं साथियों, ध्यान रखें, पंक्तियां। चरण तो कितना होता है पता है आपको? दोहा में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, लेकिन लिखा 2 पंक्तियों में जाता है। तो चारों के चारों चरण आएंगे, पंक्तियां 2 आएगी। पहले पंक्तियां 2 किसकी आएगी? दोहा की। और उन दोहा में क्या है? प्रत्येक चरण में क्या मात्राएं रहती है? विषम चरणों में 13 13, सम में 11 11, तो ये मात्राएं रहेगी 13 11। आगे देखिए, अंतिम 4 चरण, अंतिम 4 चरण किसके होंगे? रोला के। और रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24। यति कहां पर होती है? 11 और 13 पर। ध्यान से समझना। आगे देखिए 5 नंबर बिंदु, दोहे का अंतिम। ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों, इनको मोस्ट कर लें दोनों ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए दोहे का जो अंतिम चरण होगा वो रोला के आदि यानी प्रारंभ में ज्यों का त्यों आएगा। दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रारंभ में हूबहू आएगा। अभी उदाहरण देखेंगे तो बता दूंगा। आगे एक और 6वां बिंदु और दिया, दोहे का आरंभिक शब्द रोला के अंत में ज्यों का त्यों, यानी सबसे ऊपर जब शुरू होगा तो दोहा का जो आरंभिक शब्द होगा, पहला शब्द, वो उसी रोला के सबसे लास्ट में आएगा। ये कुंडलिया की योजना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चारों 6 चीजें। अब देखते हैं उदाहरण। साथ ही उदाहरण देखिए, याद इतना ही रखना है, कुंडलिया कैसा है? 2 रो और छपे रो, छपे पढ़ के रो। अब देखिए, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाउन रत निदान। वापस क्या आया? ठाउन रत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए विनय सब ही की कीजे, कह गिरधर कविराय अरे सब घट दौलत,
सॉरी अब घट तौलत, पाहुन निसी दिन चार रहत सब ही के दौलत। अब साथियों यहाँ पर पहले दो ये हैं पंक्तियां हैं, ये चार चरण हैं, ये किसके हैं? दोहा के। और दोहा की क्या योजना रहती? 13-11, विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11। उसके बाद देखिए साथियों यहां से लेके यहां तक ये क्या है? रोला। रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। और यति कितने पे होती? 11-13 पर। अब यहां मैं मात्राएं नहीं लगाऊंगा क्योंकि दोहा की मात्राएं अलग लगा चुका हूं, रोला की अलग। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर मैंने एक विशेष बिंदु बताए थे पीछे दो, कि दोहा का आरंभिक शब्द, मैं थोड़ा पेन चेंज करूंगा, दोहा का आरंभिक शब्द क्या है? दौलत है। मैंने कहा था दोहा का आरंभिक शब्द रोला का अंतिम शब्द होगा। रोला का अंतिम शब्द क्या है? दौलत है, दौलत। एक और बिंदु बताया था, दोहा का अंतिम चरण, साथियों ध्यान से समझिए, एक बिंदु और बताया था, दोहा का अंतिम चरण क्या है? ठाउन रहत निदान। दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होगा, ठाउन रहत निदान। देखिए सेम है कि नहीं है? तो ये कुंडलीय छंद के लिए योजना है। और अमूमन कुंडलीय छंद लिखते समय कवि अपना नाम भी डाल देते हैं, कह गिरधर कविराय। ये गिरधर कविराय की कुंडलियां प्रसिद्ध है। बाकी कुंडलीय छंद काफी कवियों ने लिखा है, वृंद है, गिरधर कविराय है। तो साथियों ये आपके मात्रिक छंद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या डिग्री को करते हैं आप, चाहे बीए हैं, एमए हैं, उनमें या आईएएस की परीक्षा देते हैं तो आईएएस की मुख्य परीक्षा में, या और कहीं भी हिंदी साहित्य जहाँ अध्ययन करते हैं, छंद है, तो आपको मेरा पहला वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखना है। क्योंकि आपको मात्राएं लगानी नहीं आई तो ये वीडियो काम का नहीं है। आपके पहले मात्राएं लगानी आनी चाहिए। मात्राएं लगाने के लिए आपको उच्चारण के आधार पर, कालमान के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद देखने हैं कि कहाँ लघु मात्रा आती है, कहाँ गुरु आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैराराम बेनीवाल, सहायक प्रोफेसर। आपसे एक ही निवेदन है, अच्छी तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आप दिल से मन लगाकर मेहनत करोगे तो 100% आपको सफलताएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। वीडियो को शेयर कर देना, इतना ही निवेदन है बस।